हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजू रॉकेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं BES 129 की यूनिट 4 जेंडर रिलेशंस इन स्कूल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जेंडर रिलेशंस क्या होते हैं, उसके बाद रिजॉल्व कैसे करते हैं जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स और होते क्या हैं जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रेंड्स देखिए, आप जितने भी यूनिट्स हैं हम उसके सिर्फ मेन टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं और जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे आपके इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज मैं उनके कमेंट्स आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे तो सारे तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं जो भी रिसेंट के थे या कुछ टाइम पहले के थे वो सारे कमेंट्स में यहाँ पर लेके आई हूँ। उसके बाद हम ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन सा मिलता है और हम भी इस वीडियो को आगे कैरी फॉरवर्ड करने को रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जेंडर रिलेशन। तो फर्स्टली हम आपको बता दें कि देखिए, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, मैन और वुमेन दोनों को डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़ते हैं ड्यू टू सोशलाइजेशन। तो ये रोल डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी जो नीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑलरेडी थे, लेकिन सोसाइटी ने मतलब सोशलॉजिकल डिफरेंस भी बना दिए हैं, जिसमें वुमेन को एज अ इन्फीरियर शो किया गया है। फेमिनिस्ट ने काफ़ी मतलब चैलेंज किया है ये जो नोशंस पहले से ही डिसाइडेड थी कि दिस इज़ द रोल ऑफ अ मैन एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ अ वुमैन। उसके बाद एजुकेशन भी आई जो एक की रोल की तरह हेल्प करता है। तो वन बाय वन हम सारे देखेंगे इस यूनिट में। फर्स्टली हम देखते हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है पैट्रियार्कल रिलेशन का, टेक्स्ट बुक में, क्लासरूम में और स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन में। देखिए, वुमेन और मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने अपने रोल प्ले करें, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशलाइजेशन प्रोसेस यही कहता है। देखिए, जो रोल था वो काफ़ी स्टैटिक था मैन और वुमेन का टिल 19th सेंचुरी, जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी में हमें मतलब दिखाया गया है। तो अलग अलग जो एक अनइक्वल पावर रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि वहाँ पे थी। एक ग्रुप को एडवांटेज मिलता था जबकि दूसरे ग्रुप को जो है डिसएडवांटेजेस के तौर पे दिखाया जाता था। सोशल रोल्स जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और शेप थे बाय पैट्रियार्कल एटीट्यूड, क्योंकि उस समय पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती थी, इन्फ्लुएंस्ड होता था बाय हिस्ट्री, कल्चरल और सोसाइटी के द्वारा। तो वुमेन को ऑक्यूपाई किया जाता था काफ़ी डिफरेंट पोजीशन, और वो पोजीशन क्या थी, सब ऑर्डिनेट। बायोलॉजिकल डिफरेंस थे जो स्टीरियोटाइप थे, और वुमेन को उसी तौर पर सब ऑर्डिनेट यानी कि इंफीरियर पोजीशन पर दिखाया जाता था। मैन के पास सारी पावर होती थी, चाहे वो डिसीजिव हो चाहे कोई भी हो। तो इस दौरान एजुकेशन जो था एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर या की रोल के तौर पर आया था, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के काफ़ी सारे मतलब तरीके दिखाए गए और ये बताया गया कि वाई पर्टिकुलर सेक्स डिफरेंस इंपॉर्टेंट था एट पर्टिकुलर टाइम्स, और एनकरेज किया जाए कि इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस और एज वेल एज फॉर चैलेंजिंग ड्यूअलिस्टिक और स्टीरियोटाइप जो भी एजम्पशन थे उस टाइम पे। एक जो डिफरेंस हम कह सकते हैं बिटवीन मैन और वुमेन एंड द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी, उसे नेचुरल देखा जाता था बिगनिंग में। काफ़ी कल्चर्स और सोसाइटी में हमने सुना है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वुमेन को इन्फीरियर पोजीशन पर लेकर आने लग गया। तो फ्रेंड देखिए, विकनेस के अकॉर्डिंग जो वुमेन थी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो भी अपने रोल्स हैं वो परफॉर्म करेंगी प्राइवेट स्फीयर्स में, जबकि जो मैन थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था पब्लिक स्फीयर्स में। काफ़ी सारे रोल्स थे जो उनको प्ले किया जाए। ये 19th सेंचुरी ब्रिटेन की बात है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक पब्लिक स्फेयर्स और एक प्राइवेट स्फेयर्स। देखिए, पब्लिक स्फेयर्स का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिटीजन जो हैं टुगेदर आते हैं, अपने ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर्स, डिस्कस करते हैं और अब एक पब्लिक ओपिनियन जो है फॉर्म कर देते हैं, और काफ़ी सारी जो प्रोवाइड करते हैं वेरियस सर्विस टू जनरल पब्लिक। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट स्फीयर्स की, तो ये डील करता है विद द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए पर्टिकुलरली बनाया जाता है, जबकि पब्लिक जो स्फेयर्स था वो अडल्ट मेल्स के लिए होता था। तो प्राइवेट स्फेयर्स का मतलब कुछ ऐसे सर्टेन सेक्टर्स हैं या एक टाइप से अरेना है जो वेयर सोसाइटियल लाइफ यानी कि इंडिविजुअल
की जो सोसाइटल लाइफ होती है वो इन्जॉय करता है एक डिग्री ऑफ अथॉरिटी, या फिर वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं होता फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूट्स हो, उनको अलाउ ही नहीं होता था। तो वुमेन जो थी परफॉर्म करती थी इन द एरिया ऑफ रिप्रोडक्शन, या प्रोडक्शन की तो बात नहीं है यहाँ पे, तो जो भी कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ थी वो सब इसमें आता है। फॉर एग्जांपल होम हो गया या फैमिली हो गया। लेकिन बट दिस पर्सपेक्टिव स्टार्टेड चेंजिंग इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। पहले क्या था, वुमेन को मतलब केयर टेकर या नर्चरर्स के तौर पे, केयर गिवर के तौर पे माना जाता था, जबकि जो मैन थे उन्हें फिजिकली स्ट्रांग माना जाता था और साइंटिफिक एबिलिटी मानी जाती थी। वर्ल्ड को काफ़ी ऑब्जेक्टिवली देखते थे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थिंग या ऑब्जेक्ट पर फोकस ना होना, एक ही व्यू ना होना, अलग अलग तरीके से, एक वाइड व्यू आप कह सकते हो, उन्हें लार्ज पोर्शन। तो एक तरह से जो मैन थे वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड वाले माने जाते थे, जबकि वुमेन का एक जो स्फीयर था वो काफ़ी लिमिटेड था। टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा होगा कि जो वुमेन को होम मेकर और जबकि जो मैन थे उनको ब्रेड विनर के तौर पर दिखाया गया था। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट आया, उसने कंट्रीब्यूट किया अलॉट टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन और वुमेन, ताकि एक तरह से इक्वालिटी आ जाए। कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी उस टाइम प्रूव किए गए कि दोनों जो जेंडर है वो इक्वल है, इवन दो बायोलॉजिकल डिफरेंस चाहे इनके बीच में हो। तो टेक्स्ट बुक जो ट्रांजैक्शन था वैसे इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि जेंडर जो डिस्पैरिटीज़ हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी को जो है एस्टेब्लिश किया जा सके। इक्वालिटी और इक्विटी की बात हम पहले कर चुके हैं। इक्वालिटी मतलब सबको समान, और इक्विटी मतलब नीड के अकॉर्डिंग सबको जितना रिक्वायरमेंट है उतना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सारी वीडियोज़ पहले वाली देखी होंगी तो आपको कोई भी टर्म ऐसी नहीं लग रही होगी कि जो भी अननोन हो आपके लिए। तो सीक्वेंस से चलिए, आपको एक एक टर्म अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें ये बात की गई है कि ट्रांजैक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक में ऐसा ट्राई किया गया है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको रिमूव किया जाए, जेंडर इक्वालिटी को लेकर आया जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग सोशो कल्चर, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक, एथनिक और ज्योग्राफिक बैकग्राउंड से स्कूल में आते हैं। तो जो भी नॉलेज वहाँ पर कोई भी लर्नर, देखिए सपोज डिफरेंट बैकग्राउंड का है, वो जेंडर डिफरेंस को कैसे परसीव करेगा एक क्लासरूम में। सपोज एक लड़की मैट्रिलिनियल सोसाइटी से आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पैट्रियार्कल सोसाइटी से ही बिलोंग करता है हर कोई। तो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी से कोई आ रही है तो वो लड़की जो है उस सोसाइटी से आने के बाद जेंडर रिलेशन को एक पॉजिटिव वे में मतलब लेगी, क्योंकि उनकी जो फैमिली है उनमें वुमेन के पास ही लैंड होती है, रिसोर्सेज का राइट होता है, और यहीं पे एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं लेडीज़ डिसीज़न लेने में ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फैमिली। तो ये ज़रूर नहीं है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में बस अपोजिट होता है, वहाँ पे मेल्स ये सब करते हैं। तो एक तरह से क्लास में जो भी नॉलेज गेन की जाती है, डिस्कस किया जाता है, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के बीच मतलब जो इंटरेक्शन होता है, वही उसकी फैमिली और सोसाइटी में एक रिफ्लेक्शन का काम करता है। तो बहुत सोच समझ के क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन जो है सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड होते हैं वो मोस्टली लैंग्वेज और लिटरेचर की क्लास में, हमारी क्लासेस में देखा गया है। तो क्लासरूम क्या है, प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल टू कंस्ट्रक्ट जेंडर आइडेंटिटी और चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग नॉर्म्स इन द सोसाइटी, और बहुत ही मतलब बेटर वे में कंट्रीब्यूट करता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग जेंडर रोल्स, रिलेशन या रेस और क्लास। आप स्टूडेंट के सामने कोई भी चीज़ डिस्कस कीजिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी गलत कहा वो उसको एज इट इज़ मान ले, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक ओपिनियन होगा। तो सो वी कैन नॉट इम्पोज एनी रॉन्ग स्टीरियोटाइप अपॉन देम, दे डू हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर ओन पर्सपेक्टिव्स एंड देयर ओन वे ऑफ व्यूइंग थिंग्स। तो वो अपने तरीके से देखते हैं और जैसे हम उनको दिखाते हैं वैसा भी होता है। सपोज़ आप मेल्स के डोमिनेटेड वाली उनको सिचुएशन दिखाओगे तो आप मेल में, आप स्टूडेंट में देखिए वो कुछ चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई भी कर देंगे कि मैस्कुलाइन वे में, तो रिफ्लेक्ट होगा वो उनकी लर्निंग में भी, उनकी डूइंग एंड नोइंग थिंग्स में भी, क्लासरूम में भी। तो इसलिए क्लासरूम को ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे एक बेटर वे में चीज़ों को दिखाया जाए। देखिए यहाँ पे 2 केस स्टडी हैं, कल्पना चावला और एक पवित्रा की, वो हम दोनों यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कल्पना चावला के बारे में सबको पता है। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद। तो इंसिस्ट किया उसने अपने पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया टू गो टू द US टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ऐसी ही मिस पवित्रा भी थी जो एक पायलट बनना चाहती थी अपनी 12th स्टैंडर्ड को ख़त्म करने के बाद।
तो वो एक लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती थी। उसके फादर जो थे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करते थे। शी हैड टू फाइट एट 2 लेवल्स वहाँ पर, क्योंकि एक तो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी नीड थी अपने पैशन को परस्यू करने में, और पायलट जो बनना था उसको, और दूसरी तरफ उसको अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना था ताकि वो भी एक फ़्लाइट को ऑपरेट कर पाए लाइक मैन। शी डिडंट वांट टू एंटर अ फीमेल सेंट्रिक प्रोफेशन, तो उसने एक अपना प्रोफेशन चूज़ किया। तो ये जो रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं ये दिखाते हैं कि कैसे जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, कैसे सोसाइटी में एक जेंडर कंस्ट्रक्शन थी और कैसे इन्होंने उस स्टीरियोटाइप को चेंज किया और अपना जो रिवर्स किया प्रोडक्टिव रोल्स को। तो दोनों ही वुमेन ने स्ट्रगल किया मल्टीपल लेवल्स पे, अपनी फैमिली को कन्विंस करने में भी और सोशल स्ट्रक्चर को भी मतलब चेंज करने में, ताकि वो जो अपने गोल्स थे उनको परस्यू कर पाए, अपना पैशन फॉलो अप कर पाए। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्रोडक्टिव रोल्स जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं, बोथ मैन एंड वुमेन कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। तो काफ़ी सारे एफर्ट्स देखिए यहाँ पे किए भी गए हैं जेंडर इक्वलिटी को एजुकेशन में लाने के लिए। फर्स्टली जो मिलियन डेवलपमेंटल गोल्स यानी MDG और डाकर गोल्स थे, उन्होंने स्ट्रेस किया कि एक्सपेंड किया जाए लोअर सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी एजुकेशन को, उसकी इंपॉर्टेंस को बताया जाए। कंट्री ने ट्राई किया कि एजुकेशन स्कूल लेवल पर, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और वोकेशनल बेसिस पर भी होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने गोल सेट किए टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, ख़त्म हो जाए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में बाय 2005, और अचीव किया जाए जेंडर इक्वालिटी को एजुकेशन में बाय 2015, दैट इज़ 2015। और कम्प्लीटली जो है मतलब गर्ल्स को एनकरेज किया जाए ताकि वो भी डिसीज़न मेकिंग जो पावर्स हैं मतलब उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। एक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव किया जाए और जेंडर गैप को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, गर्ल्स की एजुकेशन को एक पावरफुल टूल की तरह लिया जाए जिससे इन्फेंट मॉर्टेलिटी का रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये सब ख़त्म हो पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल पाए, उनके बच्चों को भी मिल पाए। तो एजुकेशन फॉर गर्ल्स ऑल्सो वुड इंश्योर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट, और जैसा मैंने बताया कि एनकरेज किया जाए ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग जो डिसीजिव एक स्ट्रक्चर उनका हो पाए, मतलब नेचर उनका जो डिसीजिव वाला हो पाए। देखिए स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय डॉलर एंड गेटी इन 1999 in 100 countries have brought out that a 1% increase in the share of females in secondary education would raise annual per capita income growth by 0.3%। तो हमने देखा है बेनिफिट जो रिसीव किए जाते हैं बाय द फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन ड्यू टू गर्ल्स एजुकेशन। तो हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है कि एक जेंडर सेंसिटिव स्कूल जो एनवायरनमेंट है वो गर्ल्स को मतलब मिलना चाहिए ताकि उनके जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और अपर प्राइमरी लेवल पर वो ख़त्म किए जाए। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजॉल्विंग जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, उसको डिफ़ाइन करते हैं। देखिए जेंडर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बिटवीन जेंडर्स अराइज हो जाना, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहाँ पे सोशलाइज जेंडर रोल्स का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है उसी पर्सन पर या फिर दूसरों पर, आप कह सकते हो। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी आया था, 21 में भी आया था, 2020 में भी आया था, तो ये आप इसको ध्यान से देखिए, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे आप डेफिनेशन बता सकते हो उसकी। उसके बाद देखिए जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स में होता क्या है, डोमिनेंस होता है एक वुमेन पर बाय मैन। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं इसमें, एक मेन ग्रुप होता है जो मैन के द्वारा बनाया जाता है जो मोस्ट ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में होता है, और दूसरा एक डोमिनेटेड ग्रुप होता है जो वुमेन को कंसिडर किया गया। मेन ग्रुप जो डोमिनेट करता है और डोमिनेटेड ग्रुप मतलब जो अधीन होते हैं मेन ग्रुप के। तो ये होता क्यों है, बेसिकली पावर और इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है टू द मैन मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा ही होता है कि मैन को ही ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इधर इन जॉब्स हो या फिर कोई भी हाउस में भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। आप देखोगे कि अगर मैन वुमेन दोनों पर है तो भी एक लेडीज़ को थोड़ा अंदर ही अंदर ये होता है कि चाहे वो जॉब भी करते हो तो घर जाके सबसे पहले वो अपने काम ही करेगी। तो एक तरह से रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं एक वुमेन के लिए, उसकी डिपेंडेंसी है ओवर मैन, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट में हो, एक्सेस टू लैंड में हो, एजुकेशन में हो,
एक तरह से जनरेशनल डिफरेंस भी आ जाता है कई बार इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो सब जो है ये जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ही आता है। अब हम देखते हैं कि जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की बात कैसे की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेंट कहा गया है अगर ये जेंडर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं क्लासरूम में रिजॉल्व किए जाते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी फुल फॉर्म थी CRCM। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्लास को कैसे रन करना है बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स और प्रैक्टिसेस, ये एक पेडागॉजिकल अप्रोच है। आप पेडागॉजिकल अप्रोच में गाइड करते हैं, टीचर जो है गाइड करता है कि ताकि वो डिसीजन एक साइंटिफिक और एक मैनेजरियल वे में ले पाए। क्लासरूम में जैसे कोई भी इशू आते हैं उसको साथ के साथ ऑन द स्पॉट उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो टीचर को यहाँ पे बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में जानने की ज़रूरत होती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, उनका डेली टीचिंग में मतलब कैसे उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब। इसके साथ साथ टीचर को खुद पर भी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, उनके बैकग्राउंड, उनकी प्रायर नॉलेज, क्योंकि उन्हें टीच करना है तो ये सारी नॉलेज उनको होनी चाहिए। वो प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज एंड फ्री फ्लो ऑफ डिस्कशन, और प्रोवाइड करती है इक्वल और इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ टीचर एक प्ले करती है। तो इस क्लासरूम मैनेजमेंट के जो मेनली गोल्स होते हैं वहाँ पे देखिए, फर्स्टली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे पनिशमेंट का फियर ना हो, एक रिवॉर्ड की डिज़ायर ना हो किसी को कि भाई हाँ पर्टिकुलर दिस रिवॉर्ड के लिए आपको यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो स्टूडेंट्स अपने आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं। टीचर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है स्टूडेंट के सामने, और जो भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो उनका ब्रेकेज यहाँ पर होता है। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव और जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम आप इसको कह सकते हो, जिसमें करिकुलम, स्कूल रीडिंग मटीरियल या सब्जेक्ट प्रेफरेंस, चॉइस, मोटिवेशनल, साइकोलॉजिकल इशू, स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर एटीट्यूड, असेसमेंट, करिकुलम ट्रांजैक्शन स्ट्रैटेजी जो है, इन सब का बहुत ध्यान रखा जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट क्या है अमंग द स्टूडेंट्स, और एक बहुत ही पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट उसको क्रिएट किया जाता है स्कूल प्रीमिसेस में अमंग गर्ल्स एंड बॉयज़। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कितनी बेनिफिशियल ये थ्योरी है, और ये काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम में हर बार आई भी हुई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।